हेलो एवरीवन। आज हम लोग डे 20 के यानी 2 सितंबर के मैथमेटिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल हो तो के बराबर क्या होगा। देखिए, अद्वितीय हल होने के इसके लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। अद्वितीय हल मतलब एक हल के लिए शर्त है कि a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो a1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, मतलब 1, a2 की वैल्यू 3 इज नॉट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -2 है और b2 की वैल्यू k है। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, यानी k इज नॉट इज इक्वल टू -6 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। चलिएगा, देखिएगा ध्यान से। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ 216, मतलब 6a स्क्वायर बराबर 216। तो a स्क्वायर बराबर 6 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, और 6 से 216 कटेगा 36 बार में, यानी a इज इक्वल टू √36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर था तो इधर भेज दिए तो रूट हो गया, और 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर होता है। ओके, चूंकि लेकिन हमको यहाँ पर a नहीं निकालना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आयतन निकालिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, यानी भुजा का होल क्यूब। तो a की वैल्यू अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं, 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा, और 6 का होल क्यूब होता है 216, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आयतन हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 तो सेक थीटा बराबर व्हाट। तो ध्यान से देखिएगा, कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया, बटा में कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला h/p होता है। h/p का मतलब यहाँ पर हमको h सामने वाले पता दिया हुआ है, b भी का भी पता दिया हुआ है, सॉरी p का पता दिया हुआ है लेकिन b नहीं है, तो b बराबर निकालेंगे। तो b बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। तो h की वैल्यू √10 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, p की वैल्यू 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10, क्योंकि स्क्वायर रूट जहाँ पर एक साथ है दोनों खत्म हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h की सिधाई में √10, तो h बराबर √10, और b की वैल्यू अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला है 3, यानी √10/3 जो है सेक थीटा की वैल्यू हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिएगा ध्यान से, प्रायिकता अगर किसी पासा को फेंकेंगे तो 6 तरह का घटना संभव है, 1 2 3 4 5 6 बात हो सकता है। हमको कह रहा है सम को चुनना है इसमें से, तो सम संख्या कौन कौन होगा, 2 4 6, यानी 3 है तो 3 ऊपर लिख देंगे, बाई में टोटल यानी 6, यानी 3/6 यानी 1/2, यानी आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए, तो हम 96 को यहाँ पर तोड़े हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ध्यान से देखिए। 96 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 48 बार में लगेगा, फिर 48 में 2 से लगाएंगे तो 24 बार में, 24 से 2 से लगाएंगे तो 12 बार में, 12 में 2 से लगाएंगे तो 6 बार में, 6 में 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, यानी हो गया, यही हो गया हमारा 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 96 बराबर 2 कितना आया, 1 2 3 4 5 10 to the power 5 इंटू 3 1 है, इंटू 3 लिख दिए, तो इंटू आंसर हो गया 2 to the power 5 इंटू 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि बिंदु 4, -1 एंड 2, 3 के बीच का दूरी ज्ञात करें। यानी बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे कितना, 2 - x1, यानी x1 की वैल्यू 4, यानी x2 - x1 यानी 2 - 4 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस एक फार्मूला से और एक माइनस ये लेके आ रहा है, यानी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे 2 में से 4 माइनस होगा तो -2,
तो -2 का स्क्वायर और 3 और 1 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 को अगर हम तोड़े तो 4 गुने 5 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए आंसर हो गया 2√5। अगर यहीं पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर यूनिट लगाना हम लोग नहीं भूलते, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के हिसाब से होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, तो आंसर हो गया 2√5 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसके अंदर अगर एक वर्ग हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी ये देखिए फोटो कुछ इस प्रकार का होगा, ये एक वृत्त है, इसके अंदर जो है एक वर्ग है। अब ध्यान से देखिए, अगर इस वृत्त के केंद्र से अगर हम इस तिरछा एक लाइन खींचे तो ये वृत्त का त्रिज्या होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाला हर एक लाइन क्या होता है, त्रिज्या होता है। उस तरीके से अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, और इस तरीके से अगर ये पूरा मिल गया मतलब ये वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर 2 गुने त्रिज्या। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a और 2 गुने त्रिज्या का मान क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर यानी 8 दूनी का 16। √2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 16/√2 सेंटीमीटर जो है a का मान हो गया। हमको क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का होल स्क्वायर। यानी भुजा भी निकाले हम लोग 16/√2 सेंटीमीटर, तो 16/√2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 256 कटेगा 128 बार में, और यूनिट इसका है सेंटीमीटर, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस अंतः वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है यदि समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण समपाती हो तो समीकरण युग्म होंगे। देखिए ग्राफ अगर समपाती होगा इसका मतलब है कि उसका हल होगा। समपाती का मतलब होता है इसके हलों की संख्या होती है, और हल कितना होगा तो अनंत हल होगा। अब यहाँ पर संगत और असंगत दो तरह के ऑप्शन को पहले हम बात करेंगे। तो संगत का मतलब होता है जिसका हल होता हो, और असंगत का मतलब होता है इसका हल नहीं होता हो। और ग्राफ समपाती है मतलब हल तो होगा, यहाँ बहुत सारा हल भी है, तो हल तो है, एक हल है बहुत हल है उससे मतलब नहीं, हल है मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदु 3,2 एंड -2,3 दोनों अवस्थित होगा। देखिएगा ध्यान से, पहले दोनों अवस्थित कहाँ है इसको पहले हम पता कर लेते हैं। तो मान लेते ये हमारा ग्राफ होगा 3,2, यानी पहला दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों प्लस में है, तो ये पहले पाद में जाएगा, तो पहले पाद में। दूसरा है -3,2, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस, ये कहाँ होता है, द्वितीय पाद में। द्वितीय पाद में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कौन सा ऑप्शन इस पर सूट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर दोनों में से कोई भी बिंदु नहीं होगा। एक्स अक्ष पर वही बिंदु हो सकता है जिसके y नियामक 0 होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों में y में 2 है ना, इसलिए एक्स अक्ष पर नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है y अक्ष पर। y अक्ष पर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ x का वैल्यू है, x का वैल्यू अगर 0 रहता तब ये y अक्ष पर होता। तीसरा ऑप्शन है x अक्ष के दोनों ओर, यानी x अक्ष ये रहा हमारा, इसके दोनों ओर कहने मतलब एगो ऊपर है एगो नीचे, ऐसा तो है नहीं, दोनों तो ऊपर है नीचे तो है नहीं, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है x अक्ष के एक ही ओर, मतलब x अक्ष के एक के तरफ, हाँ बिल्कुल एक के तरफ। देखिए x अक्ष के दोनों ऊपरे में है, दोनों ऊपर में हो गया, मतलब यही ऑप्शन हमारा सुटेबल है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। सॉरी यहाँ मिस्टेक से सी लिखा गया, इसको आप डी समझेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है चित्र में BC पैरेलल है DE के। BC जो है पैरेलल है DE के। AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X, तो X बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज है, अगर ये लाइन इस तरीके से अगर हम सीधा करके लिखे तो इस तरीके से कुछ बनेगा ये त्रिभुज ABC, यहाँ D होगा और यहाँ पर E होगा। तो हमको क्वेश्चन है बोल रहा है AD अनुपात AB। AD अनुपात AB का मतलब क्या हो गया, ये रहा AD अनुपात में पूरा, यानी पहले ऊपर का आधा और फिर पूरा। तो दूसरे वाले तरफ भी ऊपर का पहले आधा होगा फिर पूरा होगा, तो ऊपर का आधा यानी AE और पूरा यानी AC, यानी AE/AC, यानी X की जगह पर क्या होगा AC होगा, यानी X बराबर AC हमारा, यानी ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 का एक कहता है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद
1/7 हो तो 63वां पद का मान निकाले। तो चलिए 63वां बाद में है, पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप 7वां पद मतलब A7 इज इक्वल टू 1/9। तो A7 का मतलब A प्लस कितना D 6D होता है इज इक्वल टू 1/9। 9 इधर बटा में इधर जाएगा तो गुना में, इसलिए हमने लिखा 9 गुने A प्लस 6D बराबर इधर 1 बच गया। 9 घर के बाहर है, अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा। जब 9 अंदर वाले दोनों के पास जाएगा, जब A के पास पहुंचा तो 9A और 9 जब 6 के पास पहुंचा तो 54D इज इक्वल टू 1। सेम काम अगला है, 9वां पद 1/7 था, यानी A प्लस 8D बराबर 1/7 हो जाएगा। 7 फिर इधर बटा में इधर जाएगा तो गुना में, और 7 जब अंदर पहुंचेगा तो 7A प्लस 56D इज इक्वल टू 1। समीकरण 1 और 2 को अगर हमको हल करना है तो किसी एक पद को बराबर करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना D वाला बराबर है ना A वाला बराबर है। तो अगर हम इसमें 7 से गुना कर दे और इसमें अगर 9 से गुना कर दे, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7 से गुना करेंगे तो ये भी 56 हो जाएगा और इसमें अगर 9 से गुना करेंगे तो ये भी 56 हो जाएगा। तो इसलिए हमने समीकरण 1 गुना 7 और समीकरण 2 गुना 9 किया। अब 63। अब उसके बाद देखिए A वाला जो है अगर बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 7 से इसमें गुना करेंगे 7 नंबर 63 और इसमें 9 से करेंगे तो 9 से 63 63 बराबर। और जब इस दोनों को अगर हमको काटने चलना है, दोनों प्लस में, अगर दोनों सेम साइन में हो तो समीकरण को घटाते हैं, यानी 63A प्लस अगर हम 7 से इसमें गुना करें, चूंकि 7 से 1 में गुना करना था, 7 से अगर 9 में करेंगे तो 63 है, 7 से अगर 54 में करेंगे 378D और 7 से 1 में करेंगे तो 7। उस तरीके से समीकरण 2 में अगर 9 में 7 से गुना करेंगे तो कितना 63 है, और 9 में अगर 56 से गुना करेंगे तो 504D और इधर भी 9। अब ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये कैंसिल। 378 में से 504 घटेगा तो माइनस 126 होगा और 7 में से 9 घटेगा तो -2 होगा। D इज इक्वल टू -2, 126 इधर आएगा तो बटा में कट के 1/63। D का मान अगर समीकरण 1 या 2 किसी भी एक में डालेंगे तो A का मान आएगा। तो हमने समीकरण 1 में इसको डाल दिया। तो देख सकते हैं आप D 9A प्लस 54D इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 था हमारा। D की वैल्यू हमने अभी 1/63 निकाला तो D के बदले 1/63 डाल दिया। 9 के पहाड़ा से काट दिया हूँ, 9 7 63, 9 6 54। तो 9A प्लस 6/7 इज इक्वल टू 1। तो 9A इज इक्वल टू 6/7 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 बोल सकते हैं। 1 और 7 कैल्सियम 7, यानी 7 घटाओ 6 यानी 1/7। 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 7 नमा 63, यानी 1 की वैल्यू निकल के आ गई है 1/63। अब हमको 63वां पद निकालना है। 63वां पद का मतलब A प्लस 62D, A की वैल्यू 1/63 प्लस 62 तो 62, D की वैल्यू भी हम निकाल रखे हम लोग 1/63, तो D की वैल्यू 1/63। अगर हम यहाँ पर 63 दोनों में अगर एलसीएम ले ले तो ऊपर 1 हो जाएगा और 62 1 जा 62 होगा। 62 को 1 से गुना करेंगे तो 62 होगा। 62 और 1 63 और 63 यानी कट के 1, यानी इस एपी का 63वां पद हो जाएगा 1। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है वो कह रहा है दो संख्या का योग 25 और अंतर 5 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। अब दो संख्या है तो हो सकता है उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्योंकि अंतर तभी निकलेगा जब बड़ा में से छोटा को हम लोग घटाते हैं, और बड़ा में से छोटा अगर दोनों सेम होता तो अंतर 0 आया होता, लेकिन अंतर 5 है, मतलब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो बड़ी वाली संख्या को हम लोगों ने x मान लिया और छोटी वाली संख्या को y मान लिया। अब प्रश्न के पहले भाग से कह रहा है दोनों का योग जो है 25 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 25, और प्रश्न के दूसरे लाइन में कहा है दोनों का अंतर 5 है, मतलब दोनों x में से y को घटाएंगे तो 5। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए y वाला दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, जब सेम रहे और साइन अपोजिट रहे तो जोड़ते हैं समीकरण को, यानी x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 5। y एक प्लस में एक माइनस से कट जाएगा, x और x 2x और 25 5 30, x बराबर 30 बटा में ये 2 इधर आ जाएगा तो 15 हो गया, x बराबर 15। अब इस x का मान को कोई भी एक समीकरण में डाल देंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। देखिए हम लोग समीकरण 1 में डाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू 15 इधर आके माइनस में, यानी y इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा यानी 2 का b आप लोग खुद से बना लेंगे, उस तरीके से 1 का b भी आप लोगों से खुद से बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि परिधि 360 मीटर। देखिए यानी अर्धवृत्त का पहले परिधि दिया हुआ है, हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो परिधि कितना दिया है 360 मीटर। परिधि अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इंटू आर, यहाँ 7 एलसीएम ले लिए तो 22 प्लस इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 1 7 7, 7 दूनी के 14। तो जब देखिए ध्यान से इंटू आर, तो आर बराबर 360 मीटर इधर पहले से, 7 इधर नीचे इधर आएगा तो ऊपर, अब 22 14 इधर 36 ऊपर इधर आएगा तो
नीचे 36 से 360 कटेगा 10 बार, यानी r इज इक्वल टू 70 मीटर आंसर हो गया r की वैल्यू। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। तो 1/2 को हमने 1/2 पहले लिख लिया है। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 70 से मीटर, स्क्वायर इसलिए हमने 2 बार लिखा। 7 से 70 10 बार में, 2 से 22 11 बार में, मतलब 11 गुने 10 गुने 70 बच गया। 70 को 11 को अगर 7 से गुना करेंगे 77, और 1 0 1 0 2 0 यानी 77 मीटर स्क्वायर जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसका भी दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे। इस प्रकार जो है आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।